तो जब कोर्स स्टार्ट किया था सबसे पहली क्लास में हमने देखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इन तीनों फील्ड्स का हमने डिफरेंस समझने की कोशिश की और उसके बाद उसी लेक्चर में हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। उसी लेक्चर में हमने ये देखा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, और उसी लेक्चर के लास्ट में हमने ये देखा कि उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। चैप्टर 2, वीक 2 में जब हम पहुंचे तो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया और चैप्टर 2 था इंटेलिजेंट एजेंट्स। उस चैप्टर में सबसे पहले हमने एजेंट्स की डेफिनेशन देखी कि एजेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद हमने ये देखा कि किसी भी एजेंट को काम करवाने के लिए सबसे पहले आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। डिज़ाइन करने से पहले 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे आप कहते हैं पीस: परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। उसके बाद चैप्टर 2 में ही हमने ये देखा कि एजेंट्स की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने देखा था ऑटोनोमस एजेंट, ओमनीसाइंड एजेंट एंड सो ऑन। उसी चैप्टर में हमने फिर ये देखा कि एजेंट्स जिन एनवायरनमेंट में काम करता है, एजेंट जिन एनवायरनमेंट्स में काम करता है उनकी कैटेगरीज कितनी है, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज थी। अगर रिकॉल करें तो डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल एंड सिंगल वर्सेस मल्टी एजेंट, एंड शायद एक आध और थी जो कि मैं याद नहीं आ रही मुझे। ठीक है, फिर अब अगर आगे बढ़े उसी चैप्टर में तो हमने हमने ये देखा कि जो एजेंट्स होता है उसके कितनी तरह के मॉडल्स होते हैं। तो उसमें मॉडल जो था वो सिंपल रिफ्लेक्स होता है जो इफ एल्स पे काम करता है। उसके बाद था मॉडल बेस, उसके बाद था गोल बेस, उसके बाद था यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं मॉडल्स की, एजेंट्स के मॉडल की, जिसके अंदर एजेंट काम करता है। हर कैटेगरी का ताल्लुक परफॉर्मेंस और यूटिलिटी से है कि कौन ज़्यादा कितना एफिशिएंट है। चैप्टर 3 जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं सर्चिंग के थ्रू। लेकिन उससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल की जिसमें हमने सर्च ट्री को एक्सपेंड करना सीखा, आई मीन स्टेट स्पेस जनरेट करना सीखा। सबसे पहली एग्जाम्पल थी हमारी एग्जाम्पल ऑफ 2-1 प्रॉब्लम। एग्जाम्पल ऑफ 2-1 प्रॉब्लम के बाद हमने एग्जाम्पल की फॉर्मर एंड गोट प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने मिशनरीज एंड कैनिबल प्रॉब्लम भी की। मीनवाइल आपको 8 क्वीन और 8 टाइल पजल का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया गया कि किस तरीके से एन क्वीन या 8 टाइल पजल काम करता है। चैप्टर 3 स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये देखा कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये देखा कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और उसके बाद हमने वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के कंपोनेंट देखे कि इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। उन 5 कंपोनेंट की काफ़ी सारी एग्जाम्पल पे उन 5 कंपोनेंट को निकालने की कोशिश की, और उसके बाद हमने ये देखा कि चैप्टर 3 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक कहलाते हैं अनइनफॉर्म सर्च, दूसरे कहलाते हैं इनफॉर्म सर्च। अनइनफॉर्म सर्च वो सर्चिंग एल्गोरिथम होते हैं कि जिसमें जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम जिस नोट पर भी जा रहे हैं उस नोट पे जाके हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आई मीन किसी भी नोट पे गए तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम अपनी गोल स्टेट से करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं। ये कहलाते हैं अनइनफॉर्म सर्च। ये एल्गोरिथम अपने स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पे काम करते हैं। जो नोड वो कह देता है एल्गोरिथम, ये उसी नोड पे जाते हैं। सबसे पहला एल्गोरिथम था इसके अंदर BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसके बाद दूसरा एल्गोरिथम था यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तीसरा एल्गोरिथम था DFS। चौथा एल्गोरिथम था DLS, डेप्थ लिमिटेड। और पांचवा था आइटरेटिव डीपिंग। BFS लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कॉस्ट के हिसाब से ओपन करता है नोड को। DFS लेफ्ट टू लेफ्ट चाइल्ड को ओपन करता है। DLS डेप्थ पे लिमिट लगा देता है, और IDS डेप्थ पे लूप लगा देता है। ये पांचों एल्गोरिथम हमने अनइनफॉर्म सर्च में पढ़े। इनके कंप्लीटनेस और ऑप्टिमल को भी हमने देखा कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर इसके बाद चैप्टर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो कंसिस्ट करता है इनफॉर्म सर्च पे। और इनफॉर्म सर्च समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूरिस्टिक। व्हाट इज ह्यूरिस्टिक?
तो ह्यूरिस्टिक की जो टर्म है ये एक नई टर्म हमने देखी यहाँ पर, और इस टर्म का मतलब होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। कोई भी एस्टिमेटेड आंसर जो आपको पहले से गिवन हो या आप निकाल सकते हो अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो कहलाता है ह्यूरिस्टिक। तो इसमें जो पहला एल्गोरिथम था वो था ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, जो कि सर्चिंग करते हुए ह्यूरिस्टिक को कंसीडर करता है। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च जो कि सर्चिंग करते हुए ह्यूरिस्टिक को कंसीडर करता है। इसी तरीके से दूसरा एल्गोरिथम था ए स्टार, जो कि इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड ग्रीडी। ये जी की वैल्यू पे भी काम करता है और एच की वैल्यू पे भी काम करता है। ए स्टार ऑप्टिमल भी है, कंप्लीट भी है, शॉर्टेस्ट पाथ भी बताता है। इसी चैप्टर के आखिर में हमने ये देखा कि अगर किसी प्रॉब्लम के हेरिस्टिक चूज करने हैं तो कौन सा हेरिस्टिक बेहतर होगा, कौन सा हेरिस्टिक बेहतर नहीं होगा, ये भी देख लीजिएगा। चैप्टर 3 जब खत्म होता है तो हम आ जाते हैं लोकल सर्च पर, चैप्टर 4। लोकल सर्च का मतलब ये होता है कि सर्चिंग करते हुए सिर्फ करंट स्टेट अपनी नेबर स्टेट्स को देखती है और पूरी ट्री को नहीं देखती, सिर्फ नेबर पे काम करती है। नेबर में अगर बेस्ट मिल जाए तो इट्स ओके, अगर नहीं मिलता तो वही आंसर डिक्लेयर कर देता है। तो इसमें पहला एल्गोरिथम था लोकल हिल क्लाइंबिंग, जो कि करंट नोड से सक्सेसर जनरेट करता है और उन सक्सेसर में से बेस्ट को चूज करने की कोशिश करता है, इफ यू रिमेंबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी इसमें, हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी, शोल्डर की प्रॉब्लम है इसके अंदर लोकल ऑप्टिमा की प्रॉब्लम है, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा की प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 3-4 टेक्निक्स हैं। वो 3-4 टेक्निक्स क्या क्या हैं? सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग। दूसरी टेक्निक है फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग। तीसरी टेक्निक है रैंडम रीसेटिंग। चौथी टेक्निक है हमारे पास सिमुलेटेड एनीलिंग। जब ये चारों टेक्निक हमने डिस्कस कर ली तो फिर हमने बात की कि लोकल हिल क्लाइंबिंग में भी थोड़ी इनहेंसमेंट हो सकती है। वो एल्गोरिथम कहलाता है लोकल बीम सर्च। लोकल बीम सर्च का मतलब क्या होता है कि होता तो तकरीबन ये हिल क्लाइंबिंग ही है, लेकिन ये हर नोड पे, हर लेवल पे के 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 फॉर काइट, के फॉर किंग, के बेस्ट नोड को चूज करता है। इसका मतलब है हर जगह पर एक बेस्ट को चूज नहीं कर रहा, 2 बेस्ट को चूज कर लो या 3 को, तो इससे चांसेस ये होते हैं कि आपको आपका आंसर एज कम्पेयर टू हिल क्लाइंबिंग मिल सकता है। ये वो चीजें थी जो कि हमने कवर की। उसके बाद इसी चैप्टर के आखिर में जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है? जीन से इंस्पायरेशन है इसकी, और ये कैसे काम करता है इसका एक फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाया था और उस पर 3-4 एग्जाम्पल आपको करवाई थी। सबसे पहले पॉपुलेशन इनिशियलाइज होती है, उसके बाद फिटनेस फंक्शन की कैलकुलेशन होती है, उसके बाद क्रॉस ओवर और म्यूटेशन से न्यू चाइल्ड जनरेट होते हैं, उसके बाद सर्वाइवर सिलेक्शन फिटनेस बेस या एज बेस से आप सिस्टम में जो रहेगा उसको डिसाइड करते हैं, और उसके बाद आप टर्मिनेशन क्राइटेरिया लगाते हैं, और ये लूप चलता रहता है। हमने ये कहा था कि जेनेटिक एल्गोरिथम की अदम्पशन ये है कि चाइल्ड के अंदर पेरेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, तो हम ये बिलीव करते हैं कि अगर बेस्ट आंसर से कोई नया आंसर ड्राइव करे तो नया आंसर बेस्ट ही होगा। जेनेटिक एल्गोरिथम में हमने कर्व फिटिंग की एग्जांपल की, जेनेटिक एल्गोरिथम में हमने एन क्वीन पजल की एग्जांपल की, जेनेटिक एल्गोरिथम में हमने एग्जांपल की टास्क जो था इसका एक, जिसमें हमने मैक्सिमाइज किया था उस फॉर्मूले को। जब जेनेटिक एल्गोरिथम खत्म हो गया तो हमारी यूनिवर्सिटी में छुट्टियां पड़ गई, और फिर जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया तो ऑनलाइन स्टार्ट करने के बाद जब ऑनलाइन स्टार्ट किया तो ऑनलाइन स्टार्ट करने के बाद जो चीज़ें हमने देखी उसमें पहली चीज़ थी हमारे पास मिन मैक्स एल्गोरिथम। ये गेम सर्च में यूज होता है मिन मैक्स एल्गोरिथम, और मिन मैक्स जब गेम सर्च में यूज होता है तो उसके साथ हमने ये देखा टिक टैक टू की एग्जाम्पल। और मिन मैक्स जब हमने पढ़ा तो हमें ये पता चला कि इसको बहुत बेहतर किया जा सकता है अल्फा बीटा प्रूनिंग से। ये समझने के बाद हमने उससे नेक्स्ट क्लास में किया कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि सर्चिंग की ही टेक्निक है, लेकिन कंस्ट्रेंट के बिहाफ पे आप कैसे अपने डिसीजन को स्मार्ट कर सकते हैं, ये हमने वहां पर देखा। कैसे अपने डिसीजन को आप स्मार्ट कर सकते हैं, ये हमने वहां पर देखा। और इसी तरीके से फिर उसमें डिफरेंट मेथड से मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू, मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू, कंस्ट्रेंट, ये 4-5 3 ह्यूरिस्टिक थे जो हमने किए। उसमें हमने एन को इन पजल प्रॉब्लम की, उसमें हमने मैप कलरिंग प्रॉब्लम की, फिर उसके लास्ट में हमने देखा आर्क कंसिस्टेंसी। तो आर्क कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट मतलब इस सेंस में था कि जिसके हम अपनी फॉरवर्ड चेकिंग के जरिए आर कंसिस्टेंसी से अपनी नोट्स को
खुद ब खुद फिल भी कर सकते हैं। जब ये खत्म हो गया तो हमारे कोर्स का जो सेकंड फेज था जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट है वो आ गया, जिसमें हमने सबसे पहले देखा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसकी कितनी तरह की स्कीम्स हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा कि फैक्ट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैटेगरीज, रूल्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैटेगरीज। फिर हम आए, हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक देखी, और हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक में कनेक्टिव्स देखे सारे जितने भी थे, और प्रोपोजिशनल लॉजिक को समझने की कोशिश की। लेकिन हमें समझ में आया कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में कुछ इश्यूज हैं, तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को कवर किया, और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमने फॉर ऑल क्वांटिफायर पढ़ा, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर पढ़ा। जब ये समझ लिया तो हमें ये बात भी समझ में आ गई कि फॉर ऑल जो है और देयर एग्जिस्ट जो है, जिससे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बन गई है, जिससे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बन गई है, तो उसके लिए हमने क्या किया, रीजनिंग समझी कि किस तरीके से आप पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज को ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह से आप पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये खत्म किया, और उसके बाद हमने रीजनिंग पढ़ी, और रीजनिंग में डिफरेंट टाइप्स पढ़े। रीजनिंग की डिफरेंट टाइप्स के बाद हमने देखा कि रीजनिंग में को प्रूव करने के दो मेथड है। एक मेथड कहलाता है हमारा रेजोल्यूशन, सॉरी, पहला मेथड कहलाता है हमारा इन्फेरेंस, और दूसरा मेथड कहलाता है हमारा रेजोल्यूशन। जो हमारा पहला मेथड है इन्फेरेंस, उसमें 4 रूल यूज होते हैं, उन चारों के अलावा कोई रूल यूज नहीं होता। जिसमें पहला रूल है मोडिस फोनन। मोडिस फोनन क्या होता है, इफ अल्फा इम्प्लाइज बीटा एंड अल्फा इज गिवन, देन यू कैन कंक्लूड बीटा इज आल्सो गिवन। इसी तरीके से मॉडस टॉलन जो होता है, मॉडस टॉलन में ये होता है कि इफ अल्फा इम्प्लाइज बीटा इज गिवन एंड नॉट अल्फा इज गिवन, देन यू कैन कंक्लूड, सॉरी, नॉट बीटा इज गिवन, देन यू कैन कंक्लूड नॉट अल्फा इज आल्सो ट्रू। तो ये कहलाता है हमारा मॉडस टॉलन। फिर एंड इंट्रोडक्शन क्या होता है, दो अगर अलग अलग गिवन है तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से एंड एलिमिनेशन क्या होता है कि अगर दो दो साथ में गिवन है तो उनको आप एंड एलिमिनेशन के जरिए अलग कर सकते हैं। फिर हमने रेजोल्यूशन देखा, और रेजोल्यूशन समझने से पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CNF समझना, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। CNF क्या होती है कि बहुत सारे और आपस में क्या हो रहे हैं, सॉरी, बहुत सारे और आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। बहुत सारे और आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा। अगर इम्प्लाइज दैट गिवन है तो कैसे करेंगे, अगर होल पे नेगेशन लगी हुई है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव और वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये CNF हमने समझ ली। जब CNF समझ ली तो हमने रेजोल्यूशन की कुछ एग्जाम्पल की। रेजोल्यूशन की एग्जाम्पल में हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस करना होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे सारी चीजें जो आपको गिवन है उसको CNF की फॉर्म में लिख दें। सारी चीजें जो हैं उसको CNF की फॉर्म में लिख दें। फिर उसके बाद आपको जो चीज प्रूव करनी है आप उसका निगेशन लिख दें। जो चीज आपको प्रूव करनी है उसका आप क्या लिख दें, उसको आप निगेशन को ट्रू कर दें। अगर आपको ए प्रूव करना है तो आप ए बार को ट्रू कर दें, और फिर आप किसी जगह पे जाके कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए अपने आंसर को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका पूरा कोर्स है, और यही चीजें आपके पेपर में भी शामिल होंगी। ठीक है।